जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं बच्चों। तो क्लास 9th के सभी बच्चों, हमने गद्य साहित्य के इतिहास को अच्छे से पढ़ लिया है और उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर भी कर लिया है बच्चों। और वो सारी वीडियो क्रम वाइज आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आप डाउन कर लीजिएगा, उसका लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे बच्चों। आप उसको देखिए और डिटेल एक एक करके सारे वीडियोज को देखने के बाद आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए और समझिए कि आपकी परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे और क्या है गद्य साहित्य का इतिहास, क्या है पद्य साहित्य का इतिहास, हम जो भाषा पढ़ रहे हैं उसका विकास कहाँ से प्रारंभ हुआ, किन किन कवियों का योगदान रहा, ये सब चीज़ आपको जानना आवश्यक है बच्चों। इसीलिए आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, ये आपके पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आइए बच्चों, हमने गद्य साहित्य के इतिहास को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है, थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और पद्य साहित्य अर्थात काव्य साहित्य को हम अब पढ़ेंगे। इसको डिटेल में पहले समझ लेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि पद्य में क्या क्या चीज़ विशेषताएँ होती हैं, इसमें कौन कौन से कवियों ने क्या क्या लिखा है, अपने कविता लेखक किस चीज़ का यहाँ पर अपना अपना योगदान दिया है अन्य अलग अलग कवियों ने। तो आइए सबसे पहले बच्चों हम समझते हैं कि ये काव्य साहित्य का इतिहास क्या है, इसके परिचय को समझते हैं पहले। यहाँ इसका बीता हुआ समय कैसा रहा, कैसे कैसे विकास हुआ है। तो आगे बढ़ने से पहले बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, जानते हैं आप चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करने का पूरा प्रयास करें बच्चों। और आप जुड़े हुए हैं लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल किरण मैम के साथ बच्चों। इस चैनल के माध्यम से हम निरंतर कक्षा 9, 10, 11 और 12 ये जो 4 क्लासेज हैं बच्चों, इन सभी को जो आपका हिंदी विषय है इसके संपूर्ण पाठ्यक्रम को इसी चैनल के माध्यम से निरंतर वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। आइए इससे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे जुड़िए और अपने हिंदी विषय को पूरी तरह स्ट्रॉन्ग बनाइए और इसमें जागरूकता भी लाइए बच्चों। साथ ही साथ निरंतरता लाइए, क्योंकि आपको सारे विषय निरंतर पढ़ने चाहिए, पढ़ने चाहिए। उसमें आपका एक महत्वपूर्ण हिस्सा रोल अदा करता है आपका हिंदी विषय। अगर बच्चों आपका हिंदी विषय स्ट्रॉन्ग है तो आप अन्य विषय को भी और अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम गद्य साहित्य को कंप्लीट करने के बाद काव्य साहित्य की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या विशेषताएं रही हैं। आप भी हमारे साथ पूरे कॉन्सेंट्रेशन से चीज़ों को सुनिए, सुनने पर फोकस कीजिए। काव्य साहित्य का परिचय सबसे पहले हम लोग समझते हैं। पद्य अर्थात काव्य भाव विचारों की कलात्मक अनुभूति है। क्या है पद्य? तो ये भाव विचार, भाव प्रधान है काव्य, जबकि आपका जो गद्य साहित्य है बच्चों चिंतन प्रधान है, विश्लेषण प्रधान है। लेकिन जो पद्य है, जो कविता है, वो भाव प्रधान है। वहाँ पर भावों की स्तर पर हम कविता को अच्छे से समझ पाते हैं। तो भाव विचारों की कलात्मक अनुभूति है काव्य। मस्तिष्क की अपेक्षा हृदयगत भावों का सौंदर्य चित्रण पद में वर्णित होता है। अर्थात मस्तिष्क में जो चिंतन होता है, विचार होता है, उसकी अपेक्षा जो हमारे हृदय में भावों का सौंदर्य चित्रण बनता है वो पद्य है बच्चों। पद में ही वर्णित होता है, ना कि गद्य में। पद्य द्वारा सौंदर्य का आनंद प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है? पद्य के द्वारा अर्थात कविता के द्वारा, दोहा छंद के द्वारा हम क्या करते हैं? भाव कविता का सौंदर्य का आनंद प्राप्त करते हैं। जो कविता में सौंदर्य सुंदरता आती है बच्चों, वो क्या किससे आता है? दोहा, पद, छंद, रोला, सोठा, इन सब को जोड़कर आता है। कभी कोई भी कविता आप पढ़िए तो आपको कितना अच्छा लगता है, आपके मन को छू जाता है तुरंत। तो वही बच्चों यहाँ पर आपको पद्य को समझना है, काव्य को समझना है। तो पद्य छंदबद्ध, तुक, लय, संगीतात्मकता के साथ रागात्मक मनोभावों की भौतिक अभिव्यंजना है। फिर से समझिए बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आपको पुटअप हो सकते हैं परीक्षा में। आपको क्लास 9th में ये क्वेश्चन मिल सकता है या क्लास 10 में भी मिल सकता है कि आप पद्य साहित्य को या काव्य साहित्य का पहचान बताइए, क्या विशेषता है। तो क्या विशेषता देखिए पद्य में बच्चों, ये छंदबद्ध होता है, अर्थात इसमें छंद शास्त्र से ये बद्ध होता है। अर्थात ये दोहा, सोठा, रोला और क्या कहते हैं कवित्त, सवैया, इससे जुड़ा होता है, बंधा होता है।
तुक होते हैं इसमें। आप पढ़ेंगे तो तुक के साथ रहेंगे, अर्थात जो अंतिम में जो आप किसी भी पंक्ति को पढ़ेंगे अंतिम में तो तुक मिलता हुआ जाएगा। और लयबद्ध होता है अर्थात लयात्मक होता है, संगीतात्मक होता है। आप उसको गे पद में अर्थात गा कर बहुत बढ़िया से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, भावों को अनुभूति कर सकते हैं। रागात्मकता राग होता है। और मनोभावों की जो भौतिक अभिव्यंजना है बच्चों, ये हमारे पद में होता है। ये पद की विशेषता है। छंदबद्ध होता है, तुक होता है, लय होता है, संगीतात्मकता होती है, रागात्मकता होती है। किसमें? पद में। आगे बढ़ते ही बच्चों, पद या काव्य। पद या काव्य को हम फिर आगे समझते हैं। पद या काव्य का स्वरूप काल्पनिक मनोभावों से अछूता नहीं रह सकता। अर्थात आप चीज़ों को यहाँ पर समझिए बच्चों, यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि ये जो पद या काव्य होता है यहाँ पर काल्पनिकता भी होती है, अछूता नहीं रह सकता अर्थात काल्पनिक भी होता है। वास्तविकता के साथ साथ ये काल्पनिक ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि हम कल्पना करते हैं, आज अलग अलग प्राकृतिक दृश्यों की कल्पना करते हैं। कैसी? जैसे झरना, पहाड़, नदियाँ, ये सब प्रतीक को लेकर कल्पना करते हैं। किसमें? पद में। और आगे देखिए बच्चों इसकी विशेषता, इसीलिए कवि वास्तविक घटनाओं के साथ अपने काल्पनिक मनोभावों को शब्दों में बांधकर दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि पद जो होता है काल्पनिक मनोभावों को छूता रहता है, मतलब टच करता है, हृदय को टच करता हुआ कल्पना में रहता है। इसीलिए जो कवि होते हैं, कविता लिखते हैं, वो वास्तविक घटनाओं को तो लिखते ही हैं, साथ ही साथ काल्पनिक मनोभावों को भी ये शब्दों में बांध कर अर्थात शब्दों वाक्यों में लिखते हैं, दोहों में, छंदों में लिखते हैं और जो दूसरों के सामने उसको प्रस्तुत अर्थात पाठक के सामने, पढ़ने वाले के, सुनने वाले के सामने प्रस्तुत करते हैं। ये हमारी पद की विशेषता है बच्चों। मूल रूप से मानव ही काव्य का विषय है। अगर सच माना जाए तो मूलतः मानव ही काव्य का विषय है, अर्थात मनुष्य ही काव्य को समझ सकते हैं, भाव को समझ सकते हैं। जब कवि पशु पक्षी तथा प्रकृति का वर्णन करता है तब भी वो मानवीय मनोभाव का ही वर्णन करता है। अर्थात जब बच्चों कवि अपनी कविता में किसी पशु पक्षी हो गए प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन करते हैं तो क्या होता है, वहाँ मानवीय कृत किया जाता है कि नहीं किया जाता? आप पढ़िए, आप क्लास 10 में जब जाएंगे तो महादेवी वर्मा द्वारा रचित जो हिमालय है बच्चों उसको पढ़िएगा। वहाँ पर मानव की तरह प्राकृतिक दृश्यों को मानव की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया जाता है। काव्य का विषय, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, यही सब विशेषताएं है, इसको ध्यान से आप समझिए। काव्य का विषय व्यक्ति या समाज के जीवन का कोई भी पक्ष हो सकता है। अर्थात जो काव्य का विषय है या तो कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है या समाज के जीवन का कोई भी पक्ष हो सकता है। काव्य में आंतरिक दृष्टिकोण अधिक भावुक तथा सूक्ष्म सांकेतिक भावों का वेग तीव्र होता है। यहाँ पर चीज़ों को समझिए बच्चों। काव्य का विषय कैसा होता है तो व्यक्ति या समाज के जीवन से का कोई एक पक्ष हो सकता है। काव्य में आंतरिक दृष्टिकोण अर्थात अपने मन के भाव, अपने मन के अंदर जो भाव चलती है वो अधिक भावुक करता है, अधिक भावात्मक होता है और सूक्ष्म होता है। सांकेतिक अर्थात संकेत होता है उसमें, और भावों का जो वेग है, जो हमारे मन में भाव उठते हैं वो बहुत तेज हो जाते हैं, बहुत तीव्र गति होते हैं। हमारे मन के जो भाव होते हैं कैसे हो जाते हैं? तीव्र हो जाते हैं। काव्य शास्त्र के गुणों अर्थात छंद, अलंकार, शब्द, शक्ति इत्यादि का सम्मिश्रण पद में अति आवश्यक है, अन्यथा कविता नीरस बन जाती है। फिर से समझिए बच्चों, यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? पद की विशेषताएं हैं सब। काव्य शास्त्र के गुणों अर्थात जो छंद है, अलंकार है, शब्द शक्ति है इत्यादि। शब्द शक्ति बच्चों अभिधा, लक्षणा और व्यंजना को कहते हैं। अभिधा किसी बात को हम सीधे सीधे कह दें उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं, अभिधा। और किसी बात को हम घुमा फिरा के थोड़ा सा कोई प्रतीक, कोई चिन्ह दे के, कोई जैसे प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन करते हुए समझाएं तो वो लक्षणा कहलाता है बच्चों, लक्षण दिखा करके। और बच्चों व्यंजना जो होता है, हम किसी बात को सीधा ना कहकर उल्टा बोलें अर्थात व्यंग करें तो उसे व्यंजना कहते हैं। तो यही कह रहे हैं कि काव्य शास्त्र के गुणों अर्थात छंद, अलंकार और शब्द शक्ति इत्यादि का सम्मिश्रण पद में अति आवश्यक है। अगर ये सब नहीं है तो पद में रोचकता नहीं आ पाती, रुचि नहीं हो पाती। अगर ये ना रहे तो पद में क्या नीरसता हो जाती है, नीरस बन जाती है हमारी काव्य शास्त्र।
अब आगे समझिए बच्चों, पद में अतिशयोक्ति का भी प्रयोग होता है। जब आप पद लिखते हैं अर्थात कोई कविता लिखते हैं किसी प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन करते हुए, तो क्या करते हैं उसमें कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह दिया जाता। तो जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए तो उसी को अतिशयोक्ति कहते हैं। तो वही कह रहे बच्चों, पद में अतिशयोक्ति का भी प्रयोग किया जाता है जिसमें आगे देखिए बच्चों, जिससे भाव की अति में वृद्धि हो जाती है, अर्थात जो भाव होते हैं वो अत्यधिक हो जाता है और बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है भावनाओं में। परंतु कभी कभी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कविता को उबाऊ और व्यर्थ कर सकता है। अर्थात जब हम कभी कभी किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर कहें तो क्या होता, अत्यधिक फिर उबाऊ नहीं लगने लगता, मतलब समझ से परे हो जाता, क्योंकि इतना अधिक कोई चीज़ कैसे बढ़ा चढ़ा कर हो सकता है। तो इसी प्रकार से चीज़ें होती है, जैसे कि क्या कहते हैं, एक कविता है, वर्तमान में याद नहीं आ रहा बच्चों, आगे हम आपको समझाएंगे, हमारे दिमाग में आएगा, जो अतिशयोक्ति से संबंधित है। तो आप देखेंगे जब उसको पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर के कहा गया है तो कुछ उबाऊ भी लगने लगते हैं। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी तक हमने पढ़ा काव्य का इतिहास, परिचय, मतलब काव्य में क्या क्या विशेषता होती है ये हमने देखा कि ये छंदबद्ध होता है, तुक लय होते हैं, भावात्मकता होती है, संगीतात्मक होते हैं, लयात्मक होते हैं, रागात्मक होते हैं, इसके गेय पद होते हैं इसमें, और इसमें छंद अलंकार शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है, और ये वास्तविकता के साथ साथ काल्पनिकता भी इसमें रहती है, प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया जाता है। आपने ये सब देखा काव्य शास्त्र की विशेषताएं। अब आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम देखते हैं काव्य शास्त्र के सौंदर्य तत्व कौन कौन से हैं। कविता में सौंदर्य तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, अर्थात जो कविता होता है बच्चों उसमें सौंदर्य तत्व का महत्वपूर्ण, प्राकृतिक चीज़ों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसके माध्यम से कविता के भावों व विचारों को ग्रहण कर लेना सरल हो जाता है। अर्थात जो कविता में क्या कहा जा रहा है उसके भाव को, विचार को समझना आसान हो जाता है। कविता में कविता के सौंदर्य तत्वों से आनंद की अनुभूति होती है। ये सौंदर्य तत्व इस प्रकार हैं, जैसे भाव सौंदर्य होता है, भाव प्रधान होता है कविता, विचार सौंदर्य होता है, विचार भी होता है कविता में, नाद सौंदर्य होता है, और अप्रस्तुत योजना का भी सौंदर्य होता है कविता में। अब आइए बच्चों एक एक करके हम लोग भाव सौंदर्य को पहले समझते हैं कि ये भाव सौंदर्य है क्या। अभी तक तो हमने देख लिया कि सौंदर्य तत्वों में आनंद की अनुभूति होती है। ये सौंदर्य तत्व जो हैं ये निम्न प्रकार के से हैं, अर्थात 4 प्रकार के हैं। भाव तत्व हैं, विचार सौंदर्य है, नाद सौंदर्य है, और अप्रस्तुत क्या कहते हैं योजना का सौंदर्य है। लेकिन अब सबको अलग अलग विस्तार से समझते हैं कि भाव सौंदर्य क्या है, विचार सौंदर्य क्या है, नाद सौंदर्य क्या है, इस प्रकार से चीज़ें। तो आइए बच्चों चीज़ों को हम लोग समझना प्रारंभ करते हैं। ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन बस सुनने मात्र में फोकस कीजिए बच्चों। अगर आप ध्यान से इसको समझ लिए तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा आप चुटकी में हल करेंगे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेम भाव सौंदर्य क्या है देखिए बच्चों। प्रेम, प्रेम क्रोध हर्ष उल्लास, प्रेम क्रोध हर्ष और उल्लास, करुणा दया आदि विभिन्न भावों का मर्म स्पर्शी वर्णन ही भाव सौंदर्य होता है। एक बार फिर से समझिए बच्चों, इस कविता में प्रेम भी हो, क्रोध भी हो, हर्ष खुशी हो, उल्लास हो, करुणा दया माया भी हो, तो ऐसी विभिन्न भावों का मर्म स्पर्शी वर्णन ही भाव सौंदर्य कहलाता है बच्चों। चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। अब आगे क्या कहता है कि इन भावों को ही काव्य शास्त्रियों ने रस कहा है। क्या कहा है? रस कहा है। रस, छंद, अलंकार आपके जो सिलेबस का हिस्सा है बच्चों उसको हम डिटेल पढ़ाएंगे। और आपको अगर अभी पढ़ना है तो हमने क्लास 10 वाले बच्चों के लिए रस, और रस में जो उनके पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है हास्य रस और करुण रस, उसको समझाया है। और रस के बारे में भी हमने समझाया है बच्चों, तो आप वहाँ देख सकते हैं, आप वहाँ रस को अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी जो महत्वपूर्ण आपके सिलेबस में है जिस प्रकार के रस, उसको हम ये कंप्लीट करने के बाद आगे पढ़ेंगे बच्चों। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, काव्य शास्त्र को समझ रहे हैं।
काव्य शास्त्र अर्थात कविता को समझ रहे हैं। पद्य काव्य के में क्या विशेषताएं होती है, कितने प्रकार का होता है। अब हम अभी वर्तमान में भाव सौंदर्य को समझ रहे हैं। तो हमने देखा कि इसमें क्या होता है बच्चों, प्रेम, क्रोध, हर्ष, उल्लास और करुणा, दया, माया भावों का मर्मस्पर्शी वर्णन ही भाव सौंदर्य होता है। और यही भाव काव्य शास्त्रियों ने इसे रस कहा है भावों को। भरत मुनि के अनुसार, अब यहाँ पर देखिए बच्चों इम्पोर्टेंट चीज आ रहा है कि भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। बाप से क्वेश्चन बन सकता है कि भरत मुनि ने रस को क्या संज्ञा दी है, तो आप कहेंगे कि काव्य की आत्मा कहा है भरत मुनि ने, किसको, रस को। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। हिंदी साहित्य में 9 रसों की गणना की गई है। श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, शांत रस, भयानक रस, अद्भुत रस और बीभत्स रस, कुल मिला के 9 रसों की गणना हुई है। कितने, 9 रसों की गणना की गई है बच्चों। देखिए ये निम्नलिखित है 9। इनकी अतिरिक्त, अब और देखिए बच्चों, इनकी अतिरिक्त वात्सल्य और भक्ति 2 रस और जोड़ दिए गए। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 11 रस माने गए हैं। तो आपको सीधा सीधा अगर पूछ लिया जाएगा कि रसों की संख्या कितनी होती है, तो आप 9 बताएंगे। कुल रसों की संख्या कितनी होती है, तो आप 11 बताएंगे। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, तो अब आप 8 बताएंगे। इस प्रकार से अलग अलग है बच्चों। अब आइए इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा। तो हमने पढ़ लिया भाव सौंदर्य। अब आते हैं काव्य खंड में हम विचार सौंदर्य को समझते हैं कि ये क्या चीज़ है, विचार सौंदर्य क्या चीज़ है भैया। चलिए समझ आ जाता है हम लोग मिलके। तो देखिए बच्चों, विचार की गरिमा से काव्य प्रेरणादायक बन जाता है। जहाँ भाव हो वो तो मन को छूता है, लेकिन अगर उसी भाव में विचारों का भी मिश्रण कर दिया जाए बच्चों, तो प्रेरणादायक हो जाता है काव्य। काव्य हमें प्रेरित करने वाला हो जाता है। सिर्फ भावनाओं से ही नहीं होता कोई चीज़, जब तक उसमें आपका विचार, आपका तर्क, आपका बुद्धि ना शामिल हो जाए। जब आपका तर्क बुद्धि शामिल हो जाएगा, तब आप किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो उसके अर्थ को, भाव को समझेंगे और उसके बाद अपने मन के भावों के साथ प्रेरित होंगे उसको पढ़ के। कैसे आप कोई कविता पढ़ते हैं, अभी आपने पढ़ा, आपके ही सिलेबस क्लास 9th में है बच्चों, पथ की पहचान, हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है, जिसको अभी हमने पढ़ाया है। आप वहाँ जाइए प्ले लिस्ट में और देखिए पद्य साहित्य का इतिहास करके प्ले लिस्ट बना हुआ है, जिसका हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करते हैं। पर हमेशा आप जाइए वहाँ, देखिए कितना वहाँ पर सुंदर उस कविता के माध्यम से कवि ने हमको एक प्रेरणा प्रदान की है, वीरता प्रदान की है। ओज हमारे अंदर उस कविता को पढ़ के आएगा, सही मार्ग पर सही रास्ता चुनने का, और हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस पर विचार विमर्श करने का, समझने का कितना अच्छा तरीके से बताए गए हैं उस कविता में। तो वही आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट पार्ट है ये बच्चों, कि हमको अपने भावनाओं के साथ साथ विचारों पर भी फोकस करना चाहिए। तो वही कह रहे हैं बच्चों, आप समझिए कि विचारों की गरिमा से काव्य प्रेरणादायक बनता है। नैतिक मूल्यों के कारण ही कबीर, रहीम, तुलसी के दोहे तथा गिरधर की नीतिपरक कुंडलियाँ साहित्य में अमर हो गई हैं। ये काव्य मानव जीवन के लिए व्यवहारिक शिक्षा, ज्ञान, अनुभव और प्रेरणा के स्रोत हैं। गुप्त जी अर्थात मैथिली शरण गुप्त की कविता में राष्ट्रीयता, देश प्रेम, दिनकर के काव्य में सत्य, अहिंसा, मानवीय मूल्य, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद जी के कविता में प्रकृति चित्रण में लिप्त राष्ट्रीयता, गौरवान्वित संस्कृति का अतीत के रूप में विचारों का सौंदर्य देखने को मिलता है। आप समझ पाए हैं बच्चों चीज़ों को? एक बार फिर से हम पढ़ते हैं और समझते हैं, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए बच्चे, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि विचारों की गरिमा काव्य में प्रेरणादायक बनता है। नैतिक मूल्यों के कारण ही कबीरदास, रहीमदास, तुलसीदास के जो दोहे हैं बच्चों, अर्थात और गिरधर की जो नीतिपरक कुंडलियाँ हैं, ये साहित्य जगत में अमर हो गई इसी विचार की वजह से, क्योंकि उनमें भाव के साथ साथ विचार भी है। ये काव्य मानव जीवन के लिए व्यवहारिक शिक्षा, ज्ञान, अनुभव तथा प्रेरणा के स्रोत हैं। गुप्त जी अर्थात मैथिली शरण गुप्त की जो कविता आप पढ़ेंगे बच्चों, तो उसमें राष्ट्रीयता के प्रति प्रेम, देश के प्रति प्रेम
और दिनकर की कविता आप पढ़ेंगे बच्चों तो उसमें सत्य अहिंसा को बहुत सुंदर से दिखाया गया है। अहिंसा के मानवीय मूल्य को, मानव के मूल्य को दर्शाया गया है। और जयशंकर प्रसाद की कविता आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रकृति चित्रण में लिप्त अर्थात प्रकृति चित्रण के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीयता को गौरवान्वित किया, अर्थात राष्ट्र के प्रति चेतना को जागृत किया है। और संस्कृति के अतीत के रूप में विचारों का सौंदर्य देखने को मिलता है इन्हीं सबके कविताओं से। अब आगे और बढ़ते हैं बच्चों, आधुनिक काल में आते हैं। आधुनिक काल के आरंभ से लेकर आज तक की कविता विचार सौंदर्य से परिपूर्ण है। अच्छा बच्चों बात को समझिए, जो आधुनिक काल चल रही है अर्थात जो भारतीय युग हो गया, आधुनिक काल को कई भागों में डिवीजन किया गया है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझाएंगे एक एक करके। जो हमारा आधुनिक काल है बच्चों, ये कई भागों में, कई युगों में विभाजित है। जैसे भारतीय युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया, छायावाद युग हो गया, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये सब अलग अलग नई कविता युग, इस तरह से अलग अलग चीज़ों में डिवाइड है, अलग अलग युगों में। तो बच्चों वही कह रहे हैं कि जो आधुनिक काल की कविता है वो वहाँ से अब जो इधर कविता बन रही उसमें विचार सौंदर्य पूरी तरह से होता है। आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें विचार विमर्श भी कर पाएंगे। इसके पहले की जो कविताएं थी बच्चों ज़्यादातर भाव पे डिपेंड थी, भावार्थ थी। कबीर दास की जो क्या कहते हैं कविताएं हैं, दोहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा नीति है, विचार है। रहीम दास के दोहे देख लीजिए, तुलसीदास के दोहा और छंद देख लीजिए। और इसके पहले जो कवि लिखते थे बच्चों वो भाव प्रधान होते थे। अब आइए, हमने पढ़ लिया कविता के दो भाग। क्या, एक तो पढ़ लिया हमने भाव सौंदर्य और दूसरा पढ़ लिया हमने विचार सौंदर्य। अब बच्चों आगे हम आपको बढ़ेंगे लेकर नेक्स्ट क्लास में नाद सौंदर्य। इसी प्रकार से बच्चों हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा सर पे प्रेशर नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना। बस ये है कि निरंतर पढ़ना है बच्चों, रोजाना पढ़ना है, पर डे आपको पढ़ते रहना है। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको रोचकता भी आएगी, पढ़ने में बोर नहीं होंगे और ज्ञान भी मिलेगा। जब कोई चीज़ हम रुचि के साथ, मन के साथ, लगन के साथ पढ़ते हैं तो वो हमको और दोगुना शक्ति के साथ हमारे बुद्धि, हमारे दिमाग में बैठता, हमको चीज़ें समझ में आती हैं। तो चलते हैं बच्चों, आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नाद सौंदर्य के साथ। चलते चलते बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट, जी हाँ बच्चों आप जानते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करने का प्रयास भी करें। और बच्चों बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लीजिए जिससे आपको निरंतर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो परमानेंट आपके जैसे हम वीडियो यहाँ से अपलोड करेंगे सीधा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप में निरंतरता बनेगी। आप डेली रोजाना आप वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, कुछ नई चीज़ें पर डे सीखते जाएंगे। तो चलते हैं बच्चों और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नाद सौंदर्य के साथ। जय हिंद बच्चों।